गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारी जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा का जो जीएस पेपर 4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। दोस्तों, इसकी जो क्लासेज चल रही है उसमें हमने देखिए, हमने एथिक्स का जो एथिक्स पेपर की जो मेंस में भूमिका है उसको देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स ऑफ एथिक्स देखे थे और फिर हमने नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें कल हम एथिक्स एंड मोरालिटी के बीच क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस किए थे। गुड आफ्टरनून। और आज दोस्तों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व। मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अब दोस्तों आप ही बताइए, जैसा कि एसेंस है यानी सार तत्व है, तो हम सार तत्व किसको कहेंगे? कोई भी वस्तु है मान लीजिए, ठीक है। अब उसका जो एसेंस होगा, जो सार तत्व होगा, वो क्या होगा? मान लीजिए उस वस्तु में से अगर हम उस सार तत्व को हटा देंगे तो वो जो वस्तु है वो वस्तु नहीं रह जाएगी। यही तो सार तत्व है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि चीनी है, ठीक है। अब चीनी में से अगर मान लीजिए मिठास को हटा दें हम, तो मिठास क्या है? चीनी का एसेंस है। चीनी को चीनी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंतर्गत मिठास है। मिर्च है मान लीजिए, अब मिर्च में क्या है? तीखापन, उसका एसेंस है वो तीखापन। वो अगर नहीं रहेगा तो मिर्च ही नहीं रहेगी। ऐसे मान लीजिए आग है दोस्तों, ठीक है। अब आग का जो एसेंस है वो है जलना। अगर वही नहीं है तो फिर वो आग थोड़ी ना रह जाएगी। तो ये एसेंस है, सार तत्व। अब हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है कि फिर एथिक्स का सार तत्व क्या है, नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। तो वेरी सिंपल, भाई किसी वस्तु का सार तत्व क्या है कि जिसके बिना वो वस्तु नहीं रह जाएगी अगर उसको निकाल दे। तो ऐसे ही नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है कि भाई अगर नीति शास्त्र में से कुछ चीजों को हटा दिया जाए तो नैतिकता की व्याख्या करना कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये जटिल हो जाएगा, यानी कि हो ही नहीं पाएगा। अगर हम नीति शास्त्र के सार तत्व को हटा देंगे, एसेंस को, तो वो नीति शास्त्र नहीं रह जाएगा। जो क्रियाकलाप है, मानव के आचरण है, उनका उचित और अनुचित के रूप में निर्धारण नहीं कर पाएंगे हम। तो अब ये है एसेंस। अब इसको देखो, क्रम वाइज देखते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि नीति शास्त्र क्या है, कि भाई नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के आचरणों का उचित और अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है, ठीक है। कुछ निर्धारण के जो आधार हैं, मानदंड हैं, क्या ग्राउंड्स होंगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इनकी बात की जाती है। क्यों की जाती है? कल हमने डिस्कस किया था, जिससे व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके, इसलिए इनका किया जाता है। तो देखिए, सार तत्व अभी डिस्कस किया। अनिवार्य तत्व ही सार तत्व है, जो इसेंशियल है वो सार तत्व है, यानी कि उसके बिना वो वस्तु नहीं रह जाएगी, वही सार तत्व है। किसी वस्तु का सार तत्व वह है जो उसमें सदैव विद्यमान रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। सार तत्व को अगर वस्तु से अलग कर दें तो वस्तु का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल से देखे थे 2-3, चीनी वाला एग्जाम्पल देखा। चीनी से अगर मिठास को हटा दें तो उस वस्तु को, चीनी का स्वरूप ही नहीं रह जाएगा, उसको हम चीनी नहीं बोलेंगे। ये है सार तत्व। अब हम बात करते हैं नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। तो देखिए, अब दोस्तों नीति शास्त्र का सार तत्व भी अभी हमने जैसे देखा कि नीति शास्त्र के सार तत्व को अगर नीति शास्त्र से अलग कर दिया तो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए जो आवश्यक है वही सार तत्व है। यानी कि नैतिकता की व्याख्या करना जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, नैतिकता की व्याख्या ही नहीं कर सकते। अब इसके ना दो प्रमुख पक्ष है, नीति शास्त्र के जो सार तत्व है इनको हम दो प्रमुख पक्षों में बांट कर देखेंगे। पहला है दोस्तों, कुछ आवश्यक दशाएं हैं, यानी कि इनको हम पूर्व मान्यताएं बोल सकते हैं। कुछ आवश्यक दशाएं हैं जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि नीति शास्त्र की व्याख्या करने के लिए ये इसेंशियल है। वो कौन कौन सी है दो, अभी हम देखेंगे। एक तो विवेक है दोस्तों, डिस्कस करने वाले विवेक। एक संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल।
फ्रीडम ऑफ विल, ये दो हैं। और दूसरी जो आवश्यक दशाओं में जो दो हैं, विवेक और ये, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा मूल्य, वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज भी नीति शास्त्र के सार तत्व है। कैसे हैं अब देखिए। अब आवश्यक दशाओं में दोस्तों पहला है विवेक। अब आप ही बताइए, इससे पिछले वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि मानव और पशु, हमने डिस्कस किया था कि मानव को भी क्रोध आता है, मानव को भी संवेग होते हैं, मानव में भी भय होता है। सेम हमने डिस्कस किया था कि पशु में भी होता है। बट इन दोनों में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? वो करता है दोस्तों विवेक, क्योंकि विवेक ही तो है जो भाई पशुओं से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, वो विवेक ही है। अब विवेक नीति शास्त्र का सार तत्व है। कैसे? मान लीजिए विवेक ही नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे हमने कल भी देखा था कि सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के आचरणों का हम मूल्यांकन करते हैं। तो वहां हमने कल डिस्कस किया था कि जैसे बच्चे हैं, मंदबुद्धि है, किसी को कोई साइकियाट्रिक इशू है, यानी कि जिनके अंतर्गत बोध ही नहीं है, जिनमें बोध ही नहीं है, यानी विवेक ही नहीं है, तो उनके कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करने का औचित्य नहीं है। वही यहाँ है, ये विवेक जो है औचित्य नहीं है। विवेक नीति शास्त्र का सार तत्व है। क्यों? क्योंकि विवेक के कारण ही मनुष्य पशुओं से भिन्न एवं श्रेष्ठ है। विवेक के आधार पर ही मनुष्य यह जान पाता है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। यानी कि नैतिकता की व्याख्या हेतु विवेक का होना आवश्यक है। तो विवेक जो है एक रूप में नीति शास्त्र का सार तत्व है। ठीक है। विवेक के बाद दूसरा देखिए, संकल्प की स्वतंत्रता। अब संकल्प की स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम ऑफ विल। संकल्प की स्वतंत्रता दोस्तों सिंपल सा है, बिना किसी भय, कोई भी आपके पास भय डर नहीं होना चाहिए, बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के, कोई भय नहीं है आपको, कोई डर नहीं है, कोई आपके पास प्रेशर नहीं है कोई आपके ऊपर, बिना किसी भय और बिना किसी दबाव के आपको अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि आप जो करना चाहते हो आपको अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने, यानी आपको करना है या फिर आपको वो कर्म नहीं करना है, वही संकल्प की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ विल है। यानी कि आपके पास, आपके ऊपर ना कोई भय है, ना किसी का प्रेशर है, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपका इच्छा, जो आपका मन कह रहा है, जो आपकी इच्छा अनुसार जो आपकी इच्छा है वो करने के लिए अगर आप स्वतंत्र हो तो इट मीन्स यू हैव फ्रीडम ऑफ विल, आपके पास संकल्प की स्वतंत्रता है। ये है संकल्प की स्वतंत्रता। अब देखिए, अब दोस्तों संकल्प की जो स्वतंत्रता है ना, इसके लिए भी कुछ, इसकी जो शर्तें हैं, संकल्प की स्वतंत्रता आपको मिली है नहीं मिली है, इसके लिए भी कुछ शर्तें, उन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी शर्तें दोस्तों? पहली शर्त है सामर्थ्य, दूसरी है विकल्पों की उपस्थिति, और तीसरा है ज्ञान एवं उद्देश्य। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास संकल्प की स्वतंत्रता ही नहीं है, ठीक है, तो वो कोई काम जो भी कर रहा है भय में कर रहा है या किसी प्रेशर में कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में कैसे निर्धारित करेंगे? नहीं कर सकते, यानी नैतिकता की व्याख्या हो ही नहीं सकती। तो यानी कि ये भी नीति शास्त्र का सार तत्व है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड आफ्टरनून। ठीक है। अब दोस्तों इन 3 पॉइंट्स को और समझो। संकल्प की स्वतंत्रता की व्याख्या करने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त है सामर्थ्य, कैपेबिलिटी। इसको आप ऐसे समझो दोस्तों, कैपेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति मान लो नदी में डूब रहा है, ठीक है, समझना, कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है और ये जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है ये इसको बचा नहीं रहा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको खुद को ही तैरना नहीं आता, यानी कि इसके पास ही सामर्थ्य नहीं है इसको बचाने की, तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं कि आपका ये काम उचित था या अनुचित था, हम कुछ ही नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का सामर्थ्य नहीं है। पहला पॉइंट समझना। दूसरा, अगर मान लीजिए इसको बचाना, तैरना आता है, खुद को तैरना आता है इसको, और फिर भी ये नहीं बचा रहा है इसको, तो हम इसको एक बार के लिए कहेंगे कि आपको दोषी हो इसमें, आपको ये अनुचित है ये कर्म, आपको, अगर आप सामर्थ्य थे, आप कैपेबल थे, तो आपको ये बचाना चाहिए था। ये है सामर्थ्य वाला पॉइंट, ठीक है। अगला है दोस्तों विकल्पों की उपस्थिति। अब विकल्पों की उपस्थिति को देखो ऐसे समझो, ये विकल्पों की उपस्थिति, मान लीजिए इसको भी एक एग्जांपल से समझिए।
जैसे मान लो कोई चोरी करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो चोरी करता है। अब भाई आजीविका चलाने के लिए, आपको आपकी आजीविका चलानी है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास। आप नौकरी कर सकते हो, आप सरकारी प्राइवेट जो भी है नौकरी कर सकते हो, आप किसी सरकारी जो कोई योजना चल रही है उस सरकारी योजना का लाभ ले सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करके फिर कोई जॉब ले सकते हो, कुछ और भी कार्य कर सकते हो। बट आपने आपका आजीविका का जो रास्ता है वो चुना है चोरी करना, यानी कि विकल्पों की आपके पास उपस्थिति थी, आपके पास ऑप्शंस थे, फिर भी आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। तो हम कहेंगे ना कि ये काम जो है अनुचित है। क्यों? क्योंकि आपके पास विकल्प थे, विकल्प होते हुए भी आप ये कर रहे हो, तो इट मीन्स आप ये चोरी कर, आपका ये कार्य जो है ये अनुचित है, फिर भी आप चोरी कर रहे हो। और एक ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए जहाँ विकल्पों की अनुपस्थिति हो, कोई विकल्प ही नहीं बचता हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई गांव है, वो गांव में कोई सूखा पड़ गया है, ठीक है, गांव में सूखा पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने को भी नहीं है। और एक दिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत भूखा है और भूख से परेशान होकर अपनी भूख की पूर्ति करने के लिए वो किसी घर से मान लीजिए कुछ भोजन या अन्न चोरी कर लेता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना दोस्तों, इधर तो विकल्प है उसके पास, फिर वो चोरी का रास्ता अपना रहा है। यहाँ उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्पों की अनुपस्थिति है, तो फिर अब उसको फ्रीडम ऑफ विल कैसे हो, फ्रीडम ऑफ विल कैसे हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ विल तो ये है बिना किसी भय और दबाव के अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड, थैंक यू। ये हो गया दोस्तों विकल्पों की उपस्थिति। सामर्थ्य समझ में आया? नदी वाला एग्जाम्पल, विकल्पों की उपस्थिति, दो एग्जाम्पल देखे जहां विकल्प है फिर भी वो चोरी करना अपना विकल्प चूज कर रहा है, इट मीन्स ही इज रॉन्ग, उसका ये कार्य अनुचित है। बट मान लीजिए किसी के पास विकल्प ही नहीं है तो हो सकता है हम उसको कम दोषी ठहराएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और मान लीजिए, भय और दबाव का अगर एक एग्जाम्पल और भी सोचें कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, ठीक है, अब बैंक में कोई डकैत आते हैं, बदमाश आते हैं, 2 या 3 जने जो भी हैं, और आके जो बैंक मैनेजर है उसके गन पॉइंट पर रख के भय में उनसे बोलते हैं आप लॉकर की चाबी दीजिए, और सारी चोरी करके वो जो सब करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, भय में कराया गया काम है, दबाव से कराया गया काम है, तो मैनेजर को उतना दोषी तो नहीं ठहरा सकते ना। अब बाद में हालांकि जांच बैठे, कमेटी बैठे और ये पता लगे कि मैनेजर मिला हुआ था, वो एक अलग बात है, फिर तो वो दोषी है। बट मान लीजिए उनसे भय में दबाव में कराया गया, उनके पास फ्रीडम ऑफ विल थी नहीं, तो हम उनको उतना दोषी नहीं ठहराएंगे जितना दोषी अगर वो फ्रीडम ऑफ विल होते हुए भी वो कर रहे हैं। इट मीन्स ये नीति शास्त्र का सार तत्व, एसेंस है, इसके बिना नीति शास्त्र की व्याख्या नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है दोस्तों जो संकल्प की स्वतंत्रता की व्याख्या करने के लिए, वो है ज्ञान एवं उद्देश्य। अब ज्ञान एवं उद्देश्य को आप ऐसे समझो, ज्ञान का मतलब है दोस्तों जो भी कर्म आप कर रहे हो ना, जो भी कर्म आप कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको पता है कि आई एम डूइंग दैट, आपको ज्ञान है उसका, यानी कि आप जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है, ये है यहां पर ज्ञान का आशय। ठीक है, दूसरा उद्देश्य का मतलब है दोस्तों आपको पता है कि मैं ये कार्य इस उद्देश्य से कर रहा हूं। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी बस में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी बस में जा रहे हो और बस में भीड़ है और आपको पता भी नहीं चला, अनजाने से आपका हाथ मान लीजिए किसी फीमेल से टच हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मामला यहाँ सॉरी बोलोगे, मामला ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसका ज्ञान भी नहीं था और आपको कोई उद्देश्य भी नहीं था, आपको कोई भी नेगेटिव उद्देश्य नहीं था किसी को टच करने का। बट मान लीजिए आपको पता था, आपने जानबूझ के ये सब किया है, आपने जानबूझ के अपना हाथ टच किया है और किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने हाथ टच किया है, तो इट मीन्स आप ज्ञान और उद्देश्य है तो आपको इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा, ये कार्य आपका अनुचित है। आपको बिना ज्ञान और बिना उद्देश्य के बेबस हुआ है तो उचित और अनुचित का निर्धारण नहीं करेंगे, बट आपने जानबूझ के किया है तो उचित और अनुचित का निर्धारण यहां पर किया जाएगा। यह है दोस्तों एसेंस नीति शास्त्र का। हमने 2 चीज देखी, आवश्यक दशाएं जो है, इसमें हमने पहला पॉइंट विवेक देखा, यानी कि नीति शास्त्र की व्याख्या करने के लिए, नैतिकता की व्याख्या करने के लिए विवेक का होना आवश्यक है। दूसरा हमने देखा फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल होना आवश्यक है, संकल्प की स्वतंत्रता होना आवश्यक है।
अगला इसमें देखते हैं दोस्तों, देखिए अब हम देखेंगे मूल्य जो है ना, मूल्य यानी वैल्यूज हम समझ चुके हैं, मूल्य क्या है, मूल्य वे हैं जो वांछनीय है, हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर बेसिक्स ऑफ एथिक्स वाली क्लास में, जिसने नहीं देखा हो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और नैतिकता, यहाँ पर हम नैतिकता यानी कि एथिक्स एंड मोरालिटी को एक ही मान के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बाकी इनका डिफरेंस जो था हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नैतिकता यानी नीति शास्त्र और उसके मूल्यों के मध्य संबंध क्या है। तो पहला तो संबंध, इसको हम 3 संदर्भ में देखेंगे दोस्तों। पहला संबंध तो है कि जो मूल्य है ना, जो वैल्यूज हैं, वो नीति शास्त्र के सार तत्व है, एसेंस है, ये नीति शास्त्र के एसेंस हैं, वही तो टॉपिक चल रहा है, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। अब ये एसेंस कैसे है दोस्तों, मूल्यों से रहित, अगर नीति शास्त्र में एथिक्स में मूल्य ही नहीं है तो जो नीति शास्त्र है ना, नीति शास्त्र, तो दोस्तों नीति शास्त्र खोखले सिद्धांतों का संग्रह मात्र रह जाएगा, खोखले सिद्धांतों का संग्रह मात्र रह जाएगा। कैसे, अब वैल्यूज ही नहीं है, मूल्य विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, मूल्य विहीनता आ गई है, तो फिर एथिक्स जो है, नीति शास्त्र जो है, वो खोखले सिद्धांतों का एक संग्रह है, कुछ नहीं है उसके अंदर, खोखले सिद्धांतों का संग्रह है। यानी कि इस संदर्भ में अगर देखें तो मूल्य क्या है, नैतिकता या नीति शास्त्र के सार तत्व है। दूसरा जो मूल्य है वो नीति शास्त्र के मानदंड भी है। अब मानदंड कैसे हैं दोस्तों, मानदंड मीन्स इनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, कौन सा कर्म करणीय है यानी कि करना चाहिए, और कौन सा कर्म अकरणीय है, ये हम डिसाइड करते हैं, ये मानदंड है। यानी कि हमने देखा भी था ना कि मूल्य जो है आचरण की, मूल्य आचरण की वे कसौटियां हैं, मूल्य आचरण की वे कसौटियां हैं जिनके आधार पर हम मानव के आचरण को उचित और अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो मूल्य क्या है, मूल्य नैतिकता के मानदंड है, यानी कि ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज डूएबल एंड व्हाट इज नॉन डूएबल, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। विराज, ठीक है, तो हमने देखा कि मूल्य जो है नीति शास्त्र के सार तत्व है, मूल्य नीति शास्त्र के मानदंड है, और तीसरा है दोस्तों मूल्य जो है ना वो नीति शास्त्र के आदर्श भी है। मूल्य नीति शास्त्र के आदर्श कैसे है, यानी कि कैसे है ये आदर्श। अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये क्या है, ये लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, और ये हमको गाइड करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, निर्धारित करते हैं वही क्या उचित है क्या अनुचित है उसके रूप में। तो फिर ये भी नैतिकता के क्या है, सार तत्व है। तो ये जो 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए दोस्तों, नीति शास्त्र और मूल्यों के मध्य, यानी कि मूल्य नीति शास्त्र के सार तत्व है, मूल्य नीति शास्त्र के मानदंड है, और मूल्य नीति शास्त्र के आदर्श है, ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक था आज का, ये आज इसको यही विराम देते, और यूपीएससी जीएस क्लास का ऑप्शनल विराज, ऑप्शनल क्लासेस चल रही है विराज हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में। 1 सेकंड बता देता हूं विराज, हिंदी मीडियम में हमारे पास हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑप्शनल है, और पीएसआईआर है इन हिंदी मीडियम। And if you are in English medium, then we have sociology, anthropology, एंथ्रोपोलॉजी है, और पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पीएसआईआर एंड ज्योग्राफी, ये हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और क्लासेस चल रही हैं इनकी विराज। आप नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा एक पट्टी पर, बैच स्टार्ट ऐसे करके, तो उस मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो देखिए आज हमने डिस्कस कर लिया ये वाला
मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। कल हम डिस्कस करेंगे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, क्या क्या निर्धारक हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या कानून नैतिकता का निर्धारक है, क्या समाज नैतिकता का निर्धारक है, क्या अंतरात्मा नैतिकता की निर्धारक है, नैतिकता के निर्धारक क्या, यानी कौन बताया क्या कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ठीक है, जीएस फाउंडेशन की नहीं चल, जीएस फाउंडेशन भी है, जीएस फाउंडेशन के हमारे पास 2 बैचेज है जीएस फाउंडेशन के लिए। एक 3 ईयर बैच है हमारे पास, जिन्होंने 12th पास किया है उनके लिए 3 ईयर बैच है 3 साल के लिए, और 1 ईयर बैच है, और एक 2 ईयर बैच भी है जिसमें वीकेंड पे कुछ क्लासेज है। आप नंबर लिखा हुआ है विराज, पट्टी पे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर बात कर लेना। ठीक है, जीएस एंड ऑप्शनल सारे कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी एंड इंग्लिश इन बोथ मीडियम, साथ में यूट्यूब क्लासेज भी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम यही विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे कल। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।